तो 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कैबिनेट तैयार है। एक ऐसी कैबिनेट जिसे कई लोग तो कह रहे हैं कि जंबो कैबिनेट है, एक ऐसी कैबिनेट जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसी कैबिनेट जिसमें 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं, एक ऐसी कैबिनेट जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के 20 लोग हैं, एक ऐसी कैबिनेट जिसमें सभी को मौका भी दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि एक ऐसी कैबिनेट जिसमें यूपी की तरफ से 7 मंत्री बनाए गए हैं, एक ऐसी कैबिनेट जिसमें उत्तराखंड की तरफ से 1 मंत्री बनाया गया है, एक ऐसी कैबिनेट जिसमें 7 लोगों को प्रमोशन दिया गया है, एक ऐसी कैबिनेट जहां पर 12 मंत्रियों को चलता कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इस कैबिनेट के अंदर की खबर क्या है? क्या मोदी सरकार की ये जो नई कैबिनेट है, इसी के जरिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या यूपी उत्तराखंड के चुनाव के मद्देनजर, क्या अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कैबिनेट बदली गई है? और अगर इस कैबिनेट में आप ये देखें कि 12 वकील हैं, इसके अलावा 6 डॉक्टर हैं, इनमें 4 इंजीनियर्स भी हैं, यानी हाईली एजुकेटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औसत उम्र जो है इस कैबिनेट की ये 58 साल है, 58 साल की औसत उम्र। और बहुत बड़ी कैबिनेट, सभी को जगह दी गई है। अपना दल सोनेलाल पटेल को जगह दी गई है, इसके अलावा जेडीयू को जगह दी गई है, एलजेपी गुट वाले पशुपति पारस को भी जगह दी गई है। और इस प्रतिनिधित्व में क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, जाति का भी ध्यान रखा गया है, और 5 अल्पसंख्यक भी इसमें मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें 1 मुस्लिम है, 1 क्रिश्चियन है, 2 बौद्ध हैं। ये सबसे खास बात है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है ये तैयार है, मोदी 2.0 की ये बड़ी कैबिनेट है और 7 साल में पहला कैबिनेट विस्तार है। पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि इस विस्तार में क्या रही खास बात। हरदीप सिंह पुरी बने हैं कैबिनेट मंत्री। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी के 7 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल। यूपी के 7 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी के 7 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरदीप सिंह पुरी को प्रमोशन मिला है। अनुप्रिया पटेल, अजय मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा कौशल किशोर, एसपी बघेल कैबिनेट मंत्री बने हैं। यूपी के 7 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड का 1 चेहरा मोदी कैबिनेट में शामिल हुआ है और कहा यह जा रहा है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चेहरे बहुत ही मजबूत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें तुरंत ही ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहिए कि यूपी के बड़े चेहरे कौन कौन से हैं। यूपी के वो चेहरे जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए। भानु प्रताप सिंह वर्मा, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, अजय कुमार, एसपी सिंह बघेल और अनुप्रिया पटेल, इन्हें शामिल किया गया है। और बैक टू बैक यूपी के मंत्रियों की शपथ दिखाई जाए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ।
तो मोदी कैबिनेट 2.0 में 43 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और 43 जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, इसके अलावा सबसे बड़ी और खास बात यह है कि 7 का प्रमोशन किया गया है, 12 लोगों की छुट्टी कर दी गई है। और इन जिन 12 लोगों की छुट्टी की गई, मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत ही लॉन्ग फ्रेम में हमें यह दिखाना चाहिए कि हम टीम मोदी 2.0 के जरिए कहना क्या चाहते हैं। अब क्या है कि जिन 12 मंत्रियों की छुट्टी की गई है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय ठीक तरीके से निपट नहीं पाया? ये एक वजह है, क्योंकि एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन, यही 2 सेक्टर रहे जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान और पहली लहर के दौरान सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मंत्रालय रहे और जिनके साथ में सबसे ज़्यादा विवाद जुड़ करके आया। डिबेट को ओपन कर देते हैं, जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ में हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और विजय उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ में हैं। विवेक साइलस जी, यूपी से 7 चेहरे, उत्तराखंड का 1 चेहरा, गुजरात से 5 चेहरे, अल्पसंख्यक कोटे से 5 चेहरे, 11 महिलाएं भी हैं और इनमें भी 11 महिलाओं में भी बहुत ही खास मंत्रालय दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि की पोर्टफोलियो क्या क्या आएंगे आगे हम बताएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मोदी की नई कैबिनेट कैसी लगती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिसे चाहे रखें या बाहर का रास्ता वो उनके संविधान ये इजाजत उनको दे। हाँ। परंतु सवाल ये है कि जो मंत्री अभी तक काम कर रहे थे, जैसे बड़े मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जिनका आपने नाम लिया, स्वास्थ्य मंत्री थे, या रविशंकर प्रसाद जी थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, पोखरियाल साहब थे एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये बड़े मंत्री क्या 2 साल से काम कर रहे थे? क्योंकि मोदी सरकार ये कहती है कि जो डिलीवर नहीं करेगा वो नहीं रहे, जो गवर्नेंस नहीं दे पाएगा वो नहीं दे पाएगा, इनका सीधापन। तो ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल क्या ये मंत्री डिलीवर नहीं कर पाए? खैर वो छोड़िए। उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव सर पे है, भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल की सरकार के बारे में बताने को कुछ भी नहीं। हाँ। एक भी बड़ा काम नहीं बताता। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से आप चली जाइए तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, नेता हो, उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा। ठीक है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी देखिए धर्म और जाति का पासा फिर फेंक दिया। चाहे पंकज चौधरी देख लीजिए, कौशल किशोर देख लीजिए। कौशल किशोर साहब ने तो योगी जी के खिलाफ कई उत्तर प्रदेश सरकार को, उनके बेटे हाल में जेल में भी गए, लेकिन क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं तो चलिए ठीक है। एसपी सिंह बघेल साहब को देख लीजिए, अजय मिश्रा साहब को देख लीजिए। अनुप्रिया पटेल जी 2 बार की सांसद है मिर्जापुर की, 2019 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, राज्य मंत्री स्वास्थ्य रही मोदी सरकार में, लेकिन 2019 के बाद एकदम से उनको गायब कर दिया गया। मिर्जापुर की सांसद है, हर बार शिकायत करती रही कि भाई अधिकारी तक नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि 22 का चुनाव आ रहा है इसलिए उनको तवज्जो दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको दोबारा लेकर आया हुआ है। यानी आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में यानी मौका परस्ती में ये मौके दिए गए हैं। आलोक वर्मा जी को जितना जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर उन्हें जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विवेक साइलस को रिबट करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहिए। इस बीच विजय उपाध्याय जी के पास में चलते हैं। विजय जी, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 18 पूर्व राज्य मंत्री, 39 पूर्व विधायक, 23 ऐसे सांसद जो 3 से ज्यादा बार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 46 मंत्रियों को केंद्र सरकार के साथ काम करने का अनुभव है। 13 वकील हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 पूर्व सिविल सर्वेंट हैं, 43 शपथ लेने वालों में 31 हाईली एजुकेटेड हैं। 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए 10 में से अगर योग्यता और इन सब चीजों के मानदंडों पे दिया जाए तो 10 में 10 नंबर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आज़ादी के 70 साल बाद जब हमने प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता और न जाने कितने अभियान चलाए, तो क्या हमारा देश अब शिक्षित लोगों के मंत्रिमंडल के काबिल भी नहीं है? और उसी का परिणाम है कि हम इतने शिक्षित लोगों के मंत्रिमंडल को देख रहे हैं। और आप याद करिए, कभी हमारे एक राष्ट्रपति ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ धार्मिक शिक्षा ग्रहण की थी, बाकी राजनीतिक जीवन उनका था। और ऐसा नहीं है कि पहले भी बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है। आजादी के आंदोलन में तो खूब पढ़े लिखे बैरिस्टर से ज्यादातर आए या ICS आए, लेकिन बीच के दौर में ऐसा रहा कि जब मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल होते रहे हम लोगों को शर्म आती थी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने में। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और ये 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के हम
करीब करीब 25 साल जल्दी ही पूरे कर लेंगे। तो आखिर हम अगर अब हमारा मंत्रिमंडल मजबूत नहीं होगा, पढ़े लिखे लोगों, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और अच्छे शिक्षित लोगों का नहीं होगा तो कब होगा? लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट, एक्स ब्यूरोक्रेट मंत्रिमंडल में जगह पा रहे हैं, मेरा बिल्कुल सीधा ये सवाल है कि जो भी कैबिनेट तैयार की गई है 7 साल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी कैबिनेट है और सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार है। मुझे अच्छे से याद है कि 2014 में किस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या इस कैबिनेट के जरिए यूपी का महासमर जीत पाएगी बीजेपी? क्या इस कैबिनेट के जरिए उत्तराखंड का चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कोई मतलब मंत्रिमंडल के आकार से नहीं होता है। मंत्रिमंडल का आकार पहले से तय हो गया है कि 15% जितने नंबर हैं उसका 15% मंत्रिमंडल होगा, ये उसका एक डायरेक्शन हो गया। अब जो मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की बात है, वो है सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप की बात, जनता की सहूलियत की बात, जिसके लिए कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो जो सहूलियतें हैं उसके लिए वो बात होती है कि कितनी आसानी से चीजें आगे बढ़ सकें। केंद्रीय मंत्रिमंडल कभी भी राज्यों का चुनाव नहीं जीता था, लेकिन मोदी जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए भाजपा को मजबूत किया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा 2019 में जो चमत्कार उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किया सपा बसपा के एक साथ आने के बाद, तो वो केंद्रीय योजनाओं का ही असर था, उसमें राजनीतिक तो चलिए ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी कैबिनेट की वजह से यूपी की जो राह है एक बार फिर से आसान हो सकती है, और आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी कैबिनेट की वजह से यूपी में मजबूती यकीनन मिलेगी। मेरी ये गुजारिश ये है कि मेरी असाइनमेंट टीम से, पीसीआर टीम से जितना जल्दी हो सके आलोक वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्हें पैच किया जाए, उन्हें हमारे साथ में जोड़ा जाए ताकि हम बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान सकें। लेकिन कृष्णकांत पांडे जी, कांग्रेस को मोदी की नई कैबिनेट कैसी लगी? मैंने क्यों पूछा? क्योंकि 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, 27 मंत्री ओबीसी वाले हैं, 12 एससी हैं, 8 एसटी हैं, 1 क्रिश्चियन है, 2 बौद्ध हैं, 1 मुस्लिम है और 1 सिख भी हैं, यानी बैलेंस तो पूरा है ना? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया, इसमें हमें कोई आपत्ति होने का सवाल ही नहीं करना। हाँ। दूसरी चीज, मेरी जानकारी के मुताबिक संभवतः 14 लोग इस्तीफा दिए। हाँ। आप 12 कह रहे हैं, मुझे लग रहा है 14 लोगों ने इस्तीफा दिया। ठीक है। ऐसे में सिर्फ एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि राजा की नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोगों की शहादत हुई है, क्योंकि निश्चित रूप से यह भारत सरकार 60 बरस से निश्चित रूप से केवल 2 लोगों द्वारा चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता आ रहे हैं और संयोग से पत्रकार भी रहे। अगर उनसे पूछा जाए कि कौन मंत्री किस विभाग का रहा है 2 लोगों को छोड़, तो शायद वह बताने में भी असमर्थ होंगे कि कौन किसके पास क्या विभाग। कारण यह है कि 2 ही लोगों द्वारा भारत सरकार 7 साल से चलाई जा रही थी। और दूसरी चीज, इस मंत्रिमंडल में एक और महत्वपूर्ण चीज देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में जोगी मोदी जी का जो आपस के सामंजस्य और आपस का जो इन लोगों के बड़े अच्छे संबंध हैं। कौशल किशोर जी बराबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते रहे हैं, चिट्ठी लिखते रहे, सारी चीज करते रहे। विजय उपाध्याय जी हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको तो सारा नॉलेज है यहाँ का, और उन्हें कैबिनेट में ले जाकर के निश्चित रूप से जोगी जी का सम्मान किया। ठीक है। तीसरी चीज, 43 लोगों को तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सांसद है उनको तो आज रोजगार मिल गया। हमारा सवाल, मैंने कहा पहले ही किया, भारतीय प्रधानमंत्री नहीं, एक बात ये बताइए, आपने भी यूपीए की सरकार चलाई है ना, यूपीए 1, यूपीए 2, अगर आप उसमें कैबिनेट एक्सपेंशन करते थे तो अपने सांसदों को आप रोजगार देते थे क्या, नौकरी देते थे क्या? मैं तो अभी जो कहने जा रहा था वो पूरी बात ही नहीं हो पाई रात्रि जी। अगर पूरी बात आती तो आपका सवाल होता तो निश्चित मैं उसका जवाब देता। जो भी सांसद मिनिस्टर बनता है या उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो विधायक मंत्री बनता है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि वह रोजगार बाद में पाता है, पहले तो सेवा के लिए होता। मेरा यह कहना है कि 43 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के तो रोजगार मिल गया। उत्तर प्रदेश और देश की जनता से जो वादा करके यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आए हैं उनको रोजगार कब मिलेगा? आज जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है उनको वह व्यवस्थाएं, शिक्षा कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा,
क्या हर्षवर्धन जी का हटना यह साबित नहीं करता है कि इस कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट हुआ है या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है? क्या यह साबित नहीं हुआ इससे? रविशंकर अब एक मिनट रुक जाइए आप। विवेक साइलस जी को बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। विवेक साइलस जी, अगर किसी भी तरह का परिवर्तन किसी बेहतरी के लिए किया जाता है, फर्ज कीजिए कि हेल्थ मिनिस्टर को चेंज नहीं किया जाता, स्वास्थ्य राज्य मंत्री को चेंज नहीं किया जाता, आप लोग ये कहते हैं ना कि कोरोना में इतने लोगों की मौत हो गई, चेंज किया नहीं, चेंज करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत। मतलब यह है कि अगर बेहतरी के लिए कोई परिवर्तन किया जा रहा है, अगर सभी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, सभी को साथ में ले आने के लिए, अलायंस पार्टनर्स को भी साथ में ले आने के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो दिक्कत क्यों है, मिर्ची लगती क्यों है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से राशिद भाई हमको क्या दिक्कत है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल के विस्तार से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, व्यापारियों की समस्या, ठीक है, किसान भाइयों की आय जो दुगनी करने वाले डीजल, पेट्रोल, एलपीजी जो आग लगी हुई है, घरेलू उत्पाद जो तेल है आज बढ़ रहा है, दालें कहाँ पहुंच गई है, साबुन, तेल, शैम्पू का, टूथपेस्ट के दामों में 44% की वृद्धि आ गई है। अगर इसमें कमी आ सके तो अच्छी बात है, हम इसका स्वागत कर सकते, बिल्कुल स्वागत करेंगे। और अभी आपने पूछा था उपाध्याय जी हमारे बड़े भाई से कि आप 10 में से कितने नंबर देंगे, उन्होंने कहा 10 में से 10 नंबर देंगे। लेकिन जब तक परफॉर्मेंस नहीं सामने आ जाए कि हम नंबर कैसे देंगे ना। अगर ये मंत्री जाके वहां परफॉर्मेंस दें, जनता के लिए कोई काम कर रहे, मोदी जी मोदी जी, यस मोदी जी, दिन को रात और रात को दिन ना करे, हाथ जोड़ के खड़े ना रहे, अच्छी बात है। अब मैं ये पूछता हूँ कि आज जीडीपी गिरी हुई है, अर्थव्यवस्था गड्ढों में चली गई है, सब जान रहे हैं। जो वित्त मंत्री कहती है कि लहसुन प्याज से हमको क्या मतलब है, रेट जितना बढ़ना है बढ़ जाए, मैं तो खाती नहीं। तो ऐसी वित्त मंत्री को लेकर देश क्या करेगा? जब इतने बड़े बड़े नेताओं को निकाल रहे थे तो उनको निकाल के किसी अच्छे वित्त मंत्री को बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकाला। वो आपका विचार है, जो मर्जी कर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राशिद भाई एक सेकेंड देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी 10 केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं। कोरोना काल में संतोष गंगवार हाथ जोड़ते रह गए, चिट्ठियां लिखते रह गए, हमको आईसीयू बेड दे दो, हमको अस्पताल। चलिए ठीक है, एक काम कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक वर्मा जी, हालांकि बहुत देर से आपका इंतजार किया जा रहा था, यहाँ पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्हें ये लगता है कि जिन 12 लोगों की छुट्टी की गई है, इसका मतलब ये है कि एक तरीके से अपना फेल्योर एक्सेप्ट किया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री में अपना फेल्योर एक्सेप्ट किया गया है, शिक्षा मंत्रालय में अपना फेल्योर एक्सेप्ट किया गया है। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपका जवाब क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी को हक है कि वो अपने तरीके से चीजों को देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम चीजों को इस तरीके से नहीं देखते। हम अलग अलग चेहरों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व सौंपते हैं। जिन लोगों को आपको दिख रहा है कि उनको हटाया गया है, उनके लिए हमने कोई बड़ा काम सोच रखा है, तो वो उसको इस नजरिए से ना देखें। हम इसको इस नजरिए से देखते हैं कि अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं, 43 नए चेहरे शामिल किए गए मंत्रिमंडल में, तो जाहिर सी बात है कुछ नया जोश आएगा, कुछ नया उत्तरदायित्व आएगा और एक मौका मिलेगा। ऐसा अभी आप कह भी रहे थे, मैं सुन रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा बदला है, नए युवा उसमें शामिल हुए हैं, नया जोश उसमें शामिल हुआ है, जाहिर सी बात है नया उत्साह भी शामिल हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। हम किसी लीडर को ऊपर या नीचे नहीं करते, अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपते हैं। जिन लोगों को, जो लोग आज मंत्रिमंडल में नहीं है, तो वो किसी और काम में लगेंगे कि कुछ और बड़ा काम उनको सौंपा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी इस तरीके से सोच सकती है। भारतीय जनता पार्टी में मैं फिर से भी कह दूं, इस तरीके से काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में नया उत्तरदायित्व दिया जाता है और जो उत्तरदायित्व जिसको सौंपा जाता है वो कोशिश करता है कि अपना कृष्णकांत पांडे जी, अगर किसी नए को जिम्मेदारी दी जा रही है, अगर किसी नए को बेहतरी के लिए मौका दिया जा रहा है, अगर उस पर विश्वास किया जा रहा है, तो फिर आप लोगों को हर एक चीज में ये क्यों लगता है, इतना नकारात्मक लेकर के क्यों चलते हैं कि नहीं कोई फेल हो गया, यही एक वजह है कि बदलाव किया जा रहा है? अरे कैबिनेट एक्सपेंशन तो एक बहुत ही रेगुलर प्रोसेस होता है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही है
अगर 12 चले गए, इनमें से कई ऐसे हैं जो 60 साल के हैं, 61 साल के हैं, 66 साल के हैं। अगर रविशंकर प्रसाद हो गए, 66 साल उनकी उम्र है। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, अभी पिछले दिनों हेल्थ की वजह से चैलेंज उन्होंने झेला है। हर एक चीज में आप लोग इतने नकारात्मक क्यों हो जाते हैं? राजनीत जी, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार के प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, कहाँ हम नकारात्मक हो रहे हैं। आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए तो हमारी यह बातें आपको सकारात्मक नजर आएगी। निश्चित रूप से आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। यूथ, आज सुबह से ही सुना जा रहा है कि यूथ को बहुत महत्व दिया गया है और भारत की एक कैबिनेट यूथ की कैबिनेट हो गई है। एवरेज एज 58 ईयर्स हो गया, 61 से घटा कर। बहुत अच्छी बात है, नौजवानों को महत्व मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ में मेरा एक सवाल और है कि वह नौजवान जो सड़क पे लाठी खा रहा है, उत्तर प्रदेश का वह नौजवान जो नौकरी के लिए भटक रहा है, चाहे शिक्षक हो, अनुदेशक हो, जो भी हो, उस नौजवान को नौकरी कब मिलेगी? या उत्तर प्रदेश नौजवान मैं कब होगा? मेरे ख्याल से इसका आलोक वर्मा जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। आलोक वर्मा जी, इनका कहना यह है कि 43 मंत्रियों को आपने रोजगार दे दिया, लेकिन यूपी का आम आदमी रोजगार कब पाएगा? यूपी का जो बेरोजगार है वो रोजगार कब पाएगा? उसके लिए हमारे कांग्रेस के साथी को कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं उनको सलाह दूंगा कि गूगल पे जाएं, कुछ टाइप करें। पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी हैं। बहुत सारे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश से किस तरीके से उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया है, किस तरीके से रोजगार पैदा किया गया है। कृष्णकांत पांडे जी, किसी भी तरीके से अपनी बात को आलाप नहीं कीजिए। सबसे पहले एक प्रवक्ता को अगर सुन लेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। एक अच्छा प्रवक्ता की निशानी होती है कि वो अच्छा श्रोता भी हो, बाकी को सुने, अपने पॉइंट बना ले। अगर आपको रिबटल देना है तो बाद में रिबटल दे दीजिएगा। आलोक जी अपनी बात पूरी करें। जी, तो जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है उनको खल रहा है, मुझे लगता है कि उनको खल रहा है। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी इलेक्शन हुआ, हाल में इलेक्शन हुआ, किस कंडीशन में हम रहे। शहरी क्षेत्रों में भी हम आगे रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आगे रहे। जिस तरीके से जिला पंचायत की सीटें हमारे हाथ में आई, जिस तरीके से 67 सीटें हमारे हाथ में आई, क्या कहती है ये? पूरा उत्तर प्रदेश अगर योगी सरकार को पसंद नहीं कर रहा है तो सीटें किस तरीके से आ गई? तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमने काम किया देश में कोरोना में, कोविड में, जिस तरीके से हमने काम किया, कांग्रेस कहाँ दिखाई पड़ रहा था? विवेक साइलर जी, आप लोग तो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार फेल है, लेकिन आलोक वर्मा जी का ये कहना है कि देखिए कोरोना काल में हमने किस तरह का काम किया। आलोक जी, अगर कोरोना काल में अच्छा काम किया है तो फिर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री, इन दोनों की छुट्टी क्यों? इसका जवाब मैं बता चुका हूं कि नए लोगों को सौंपते हैं। हम सरकार में इस तरीके से चीजों को नहीं एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, एक मिनट सुनिए मेरी बात आलोक जी, एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, तो ऐसे में आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? आप युवा को कैसे दे सकते हैं? आप वहां पर तो अनुभव ही काम आता है ना। समूह के तौर पे हम काम करते हैं। मंत्रिमंडल एक समूह के तौर पे काम करता है। मोदी सरकार की अगुवाई में पूरा मंत्रिमंडल साथ मिलकर के काम करता है। चाहे शायद आपको विवेक जी जवाब देना चाहते हैं, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले विवेक जी काम करते हैं। विवेक जी जवाब दें। मैं ये कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छा काम किया तो किसान सड़कों पर बैठ के धरना क्यों दे रहा है, मर क्यों रहा है? व्यापारी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? महिलाओं से बलात्कार क्यों हो रहा है? महंगाई अपनी चरम सीमा पराकाष्ठा को पार क्यों कर गई है? भ्रष्टाचार में तो आपने पीपीई किट, ऑक्सीजन मीटर और ऑक्सीमीटर और शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा। बच्चों को नमक रोटी आपने खिला दी। आपने नमक और जूते तक में भ्रष्टाचार कर दिया और यहाँ बैठ के आप बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। पत्रकारों तक को आपने नहीं छोड़ा। जो पत्रकारों ने आपकी पोल को खोलने की कोशिश की, चाहे मिर्जापुर का पवन जायसवाल हो जिसने नमक रोटी दिखाई, उसको आपने एनएसए लगा के जेल में भेज दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र अब यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि विजय उपाध्याय जी से एक सवाल करना। विवेक साइलर जी एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि विजय उपाध्याय जी से सवाल करना बहुत जरूरी है। विजय उपाध्याय जी, मोदी सरकार के सामने चुनौती कोरोना, मोदी सरकार के सामने चुनौती इकोनॉमी, मोदी सरकार के सामने चुनौती इंडस्ट्री, महंगाई से लेकर के आम आदमी की जेब, मोदी सरकार के सामने चुनौती पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, मोदी सरकार के सामने चुनौती रोटी से लेकर के थाली तक की है। क्या ये जो नई कैबिनेट है इसे बैलेंस कर पाएगी, टैकल कर पाएगी? देखिए, सरकार की कोशिश तो यही होती है कि जो चैलेंजेस है उसको मीट आउट करे और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम। ये तो
जो ग्राउंड रियलिटी होती है, कई बार वो चैलेंजेस फेस कर पाने में सरकारें नाकाम रहती हैं, जिसका रिजल्ट चुनाव पे दिखाई देता है। अभी जो हालात है, कोरोना का जो दौर चला है और ठीक है, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या फिर जो अभी रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है विजय जी, डिबेट का वक्त पूरा हुआ। विजय जी, डिबेट का वक्त पूरा हुआ। विजय जी, आपका धन्यवाद। आलोक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक साइलस जी और कृष्णकांत पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन जानते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो नई टीम तैयार हुई है ना, इसमें एक विजन है, इसमें एक दूरदर्शिता है। वो विजन जिसके जरिए 2022 का 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव देखा जा रहा है, वो विजन जिसके जरिए देश की इकोनॉमी को मजबूत करना देखा जा रहा है, वो विजन जिसके जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जितनी चुनौतियां आई हैं उनसे निपटा जाए। क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 20 SC ST हैं, 29 OBC हैं, 11 महिलाएं हैं, 5 अल्पसंख्यक कोटे के भी मंत्री हैं। इसका मतलब यह है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने की कोशिश है। विश्वास कितना जीत पाएंगे ये भविष्य के गर्त में है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।